Hello everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel. I hope everyone is doing fine. Is everyone enjoying the weather? इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। अब जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में है कि सबसे पहले आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स आपके डिवाइड होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, स्पेशल आइसोमर्स में, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। अब उसमें हमें स्टीरियो आइसोमर्स को पढ़ना है। स्टीरियो आइसोमर्स में भी ये क्लासिफाई हो जाएगा, ये विद एग्जाम्पल्स हैं आपके समझने के लिए। ओके राइट, सो लेट्स मूव टू आवर नोट्स पार्ट। सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये हमने बात की थी आइसोमर्स की। आइसोमर्स फिर डिवाइड हुआ था आपके दो में, एक तो था कॉन्स्टिट्यूशनल, एक था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक आपका आइसोमेरिज्म का ही फॉर्म होता है, जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सेम रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और जैसे ही जो बॉन्ड है एटम्स के बीच में, उसका सीक्वेंस भी सेम रहेगा। मतलब आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी एक तरीके से आपको सेम ही दिखेगा। लेकिन बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे जो स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स का या 3D स्पेस में जो ग्रुपिंग हुई है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है क्या ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सीक्वेंस सेम है बॉन्डेड एटम्स का। अगर वहाँ पे 3D स्पेस है तो उसमें स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। सो स्ट्रक्चरल, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है तो उससे तो सेम होगा नहीं, वो डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्टीरियो आइसोमर है वो डिफर करता है कि आपका जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है, नॉट इन हाउ कि वो कैसे कनेक्ट हुए हैं, बट स्टिल उसमें क्या अरेंजमेंट है वो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखने को मिलता है। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। दो लाइक स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल और एक आपका होता है ऑप्टिकल। दो ही तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। पहली क्लासेस में भी हमने बहुत जगह आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा यूनिट हमारा उसी पर है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रोटेशन जो है, जो उसकी मूवमेंट होनी है, रोटेट होना है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अब जैसे डबल बॉन्ड है या फिर साइक्लिक सिस्टम है तो उसमें ज्योमेट्रिकल एक तरीके से रोटेशन होना मुश्किल है, वो नहीं होता। अब ग्रुप्स जो होंगे वो आपके हमें पता है अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, वो स्पेस में डिफरेंट रहेंगे। एक रेफरेंस प्लेन अगर आप ले लो, उस हिसाब से उनकी क्या होगी, अरेंजमेंट आपको अलग ही दिख जाएगी। एग्जाम्पल जैसे आपका सिस बट टू इन, सेम ग्रुप है सेम साइड है। ट्रांस बट टू इन में सेम ग्रुप है बट अपोजिट साइड लगेगा। ठीक है, ये सिस एंड ट्रांस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ई जी है आइसोमेरिज्म में, वो एल्कीन्स है बट उसका सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपका कायरल सेंटर्स हैं या एसिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री नहीं होती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेट कर सकते हैं आपके प्लेन पोलराइज लाइट में। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं रोटेट कर सकता, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। और आपका जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, कायरलिटी पर वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब जब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो उसकी एक डेफिनेशन है, आप समझ जाओगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब आपके मॉलिक्यूल्स ना सुपर इम्पोजेबल फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, एक जैसे अब जैसे यहाँ पे है, इसी को ले लो एग्जाम्पल जो आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसी ये जैसे तो है नहीं, एक दूसरे के ऊपर अगर आप इनको रख कर देखोगे, यहाँ पर ये इधर साइड है, ये यहाँ पर है, तो क्या हो गया, एक तरीके से आप इसको मिरर इमेज बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि
मिरर इमेज में भी अब वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, तो इसी वजह से वहाँ पे जो उनका इंट्रैक्शन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट में वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज लाइट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, राइट ये बोल सकते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तरीके से एनेंटियोमर्स अगर आप बात करें उसकी तो वो भी कह सकते हो। अब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है अगर उसको मेजर करना है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है एक ऑर्डिनरी लाइट होगा जिसमें वेव्स रहती हैं, ठीक है। अब आपका जैसे यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, अब ये लाइट सोर्स क्या करेगा, यहाँ से लाइट पास ऑन होगी, ठीक है, यहाँ से लाइट जैसे जाएगी, वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स, एक पोलराइजर लगा हुआ होगा लाइक जैसे आपका निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ प्रिज्म लगा हुआ है, वो फिल्टर आउट करेगा बट वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, फिर उसके बाद वो क्रिएट करेगा आपका, क्या करेगा, यहाँ पे एक हो गया ना, यहाँ पे ये बहुत सारी जो निकल रही थी वेव्स लाइट की, वो प्रिज्म के थ्रू, पोलराइजर के थ्रू वो क्या हो जाती है, एक प्लेन पोलराइज लाइट क्रिएट करेगा। फिर आपका पोलरोमीटर रहता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है कि आपका जो वो मेजर करेगा कितना सब्सटेंस आपका एज इन प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होते हुए पास ऑन हुआ है। अगर आपका सब्सटेंस जो है वो रोटेट करता है प्लेन को राइट साइड में, ठीक है, ये पास, अब जैसे यहाँ से ये पास हुआ, इसने राइट में रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अब जैसे हमें डी एंड एल के बारे में भी पढ़ना है ना, तो डेक्स्ट्रो तब होगा जब वो राइट साइड में रोटेट करेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, डी तब होगा जब वो राइट साइड में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, ठीक है। अगर वो रोटेट करता है लेफ्ट साइड में या काउंटर क्लॉकवाइज बोला जाए तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, राइट। तो इसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि क्या है हमारा सब्सटेंस। अब टाइप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स के 3 टाइप्स हैं, इनेंटियोमर्स, डायस्टेरोमर्स, मीसो कंपाउंड्स। अब जो इनेंटियोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। वही ऑप्टिकल, जब आइसोमर्स की हम बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू कि ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, वैसे ही इनेंटियोमर ही हमारे मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, बट वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहती है, बट एक्सेप्ट क्या रहता है वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं होती, एक ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। फिर रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट में, इक्वली रोटेट करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब रिप्रेजेंट कैसे होंगे, ये आपके डेक्स्ट्रो और लीवो इनेंटियोमर्स की तरह, क्योंकि जो हमने एक्टिविटी मेजर की थी। अब डायस्टीरियोमर्स की बात करें, ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट ये मिरर इमेजेस नहीं फॉर्म करते, ठीक है। यहाँ पे कोई मिरर इमेज नहीं फॉर्म करनी है। यहाँ ये होगा कि यहाँ कायरल सेंटर्स हो जाएंगे। कायरलिटी की बात की थी हमने अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सेंटर्स हो सकते हैं। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं, बट यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल रहेगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपका एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, जैसे RR, RS, वो क्या कहलाएंगे, आपके डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। वहाँ पे आपके 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हो सकते हैं या होने चाहिए। अब मीजो कंपाउंड्स की अगर बात करें, मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, जो आपका कायरल सेंटर है वो रहेगा मीजो कंपाउंड्स में, बट जो एकायरल है वो ओवरऑल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेजेस पर आपका मीजो कंपाउंड। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मीजो टार्टरिक एसिड है, ये तो एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, किसका, आपके टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का। 1 by 1 हम इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे। अब रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, 1:1 मिक्सचर होता है 2 एनेंटियोमर्स का, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ कैंसिल हो जाती हैं एक दूसरे की वजह से, और मिक्सचर जो रहता है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर सिंबलाइज किया जाए तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंबलाइज कर सकता है। अगर आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, एक कंपाउंड है जिसमें n कायरल सेंटर है और मैक्सिमम
नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे होंगे, जैसे 2n है तो वहाँ पे हाफ तो एनेंटियोमर्स होंगे और रेस्ट जो रहेगा वो आपके डाइस्टीरियोमर्स रहेगा। अब उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप मीसोफॉर्म, अगर है तो तब सब्ट्रैक्ट होगा वरना तो नहीं होगा। अब उसको क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो कंपाउंड है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में है या नहीं, राइट इस वजह से। तो इसी वजह से हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कायरल सेंटर है और वहाँ पे आपके अप टू 4 आइसोमर्स हैं, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा RR SS RS SR। अगर RS SR है तो वो मीजो, तो वहाँ पे 3 यूनिक स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरह है। देन आपका इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स में क्या होता है, हमें इनेंशियोमर में पता है कि ये क्या करेगा, एक मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म करता है ईच अदर, मतलब दोनों कंपाउंड्स का अगर एक कंपाउंड लिया जाए तो वहाँ पे एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी है, लेकिन उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। जो बॉन्ड लाइक अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग अलग हो जाएगा, जो कायरल सेंटर्स के इर्द गिर्द या अराउंड रहता है वो ही डिफर करेगा। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपकी सेम रहती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम हो जाएगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर एक कायरल इन्वायरमेंट में देखें तो सेम है, बट अगर नहीं होगा एक कायरल इन्वायरमेंट तो डिफर कर जाएगा वो। ऑपोजिट है आपका ऑप्टिकल रोटेशन से, क्योंकि वहाँ पे 1 तो डेक्स्ट्रो है और 1 जो दूसरा है वो लीवो है, दोनों ही आ जाते हैं यहाँ पे। अब रोटेशन की अगर बात करें तो प्लेन पोलराइज लाइट में देखा जाए उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट वो रोटेट जब करेंगे तो वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ही करेंगे। तो ये इनेंशियोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर हमारा कंपाउंड है वो इनेंशियोमर है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है। अब इस लैक्टिक एसिड में आपके पास यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 4 डिफरेंट, एक कार्बन के पास यहाँ पे 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या बनाता है, इसको कायरल बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर आपका कायरल कंपाउंड में 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब 2 इनेंशियोमर्स है, जैसे आपका R लैक्टिक एसिड रोटेट करेगा एक डायरेक्शन में और जो आपका S लैक्टिक एसिड है वो रोटेट करेगा दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। यही इनेंशियोमर्स का एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखना, अगर कि याद करना कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपका लैक्टिक एसिड है उसमें। अब डाइस्टीरियो आइसोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स में। अब डाइस्टीरियोमर्स में क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ डाइस्टीरियोमर्स ही है, बट यहाँ पे मिरर इमेज नहीं होती। क्या नहीं होता, मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तब होता है जब वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा वहाँ पे कायरल सेंटर्स होते हैं। आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में 1 या 1 से ज़्यादा कायरल सेंटर होगा, तो वहीं पे आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना, बट साथ ही साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैच करना कि क्या ये डाइस्टीरियोमर्स है या नहीं। अब जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ डिफर करते हैं बट सारे नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एक आपका क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका एक कायरल सेंटर है, तो कभी कभी कर भी जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिफर करते हैं, कभी नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड ही ले लो, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड है आपका, उसमें 2 कायरल सेंटर हैं आपके। अब पॉसिबल है यहाँ पे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, यहाँ RR SS RS जो मिरर इमेज नहीं है एक तरीके से देखा जाए एक दूसरे का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डाइस्टीरियोमर कहलाएगा, ठीक है। ये मिरर इमेज नहीं फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जैसे अगर ये एग्जाम्पल हो गया मीजो कंपाउंड की अगर बात करें, तो मीजो कंपाउंड हमारा एक स्पेशल टाइप का स्टीरियो आइसोमर्स है जिसमें मल्टीपल कायरल सेंटर्स रहते हैं, बट नेवरदीलेस वहाँ पे अ कायरल एज होल। अगर इसको कंप्लीटली देखा जाए तो ये एकायरल है, और वैसे बट इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे कायरल सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर वही दूसरी थोड़े से शब्दों का इधर उधर हेरफेर किया जाए तो यहाँ पे कायरल सेंटर्स तो हैं, बट
वहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपके सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं ऑन इट्स लाइक मिरर इमेज की तरह, ऑन इट्स ओन मिरर इमेज। तो ये मीजो कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आपको कभी आइडेंटिफाई करना हो मीजो कंपाउंड, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या याद आना चाहिए कि कायरल जो मीजो कंपाउंड है उसमें बहुत सारे कायरल सेंटर्स रहते हैं, मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं, कि वहाँ पे एक कार्बन, लाइक यू माइट सी कि एक कार्बन से ज़्यादा वहाँ पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ही रहेंगे। अब इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का ध्यान रखना है कि वहाँ पे एटलीस्ट एक प्लेन रहेगा जो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा मॉलिक्यूल को 2 हाफ्स में, मतलब इस तरीके से है वो बीच में से सेपरेट आउट करेगा, वहाँ पे सिमेट्री रहेगी। एक कायरलिटी एज अ होल की अगर बात करें कि ये जो इंडिविजुअल कार्बन है तो उसका कायरल सेंटर तो है, तो जो आपका पूरा मॉलिक्यूल है वो रोटेट नहीं करेगा प्लेन पोलराइज लाइट में, क्योंकि जब वो 2 हाफ होंगे, मतलब 2 हाफ में डिवाइड होगा, तो वो ईच अदर एक दूसरे को क्या करेंगे, हाफ में कट आउट कर देंगे, मतलब एक कैंसिल कर देंगे ईच अदर को ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से। अब जैसे आपका एक क्लासिक एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड ही है। अब टार्ट्रिक एसिड ही तीनों चीज़ों को फॉलो अप कर रहा है, एनेंटियोमर्स को, आपके यहाँ मीजो कंपाउंड्स को भी। तो जैसे क्लासिक एग्जाम्पल है मीजो का टार्ट्रिक एसिड, मीजो टार्ट्रिक एसिड, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं बट एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से आपका पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल एक कायरल मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर भी जो मीजो कंपाउंड है या मीजो टार्ट्रिक एसिड है वो रोटेट नहीं करेगा प्लेन पोलराइज लाइट में, क्योंकि वहाँ पे एक कायरल कंपाउंड है, कि ये देखने की वजह से भी अगर देखा जाए वहाँ पे कि कायरल कार्बन्स भी हैं बट एक कायरल होने की वजह से वो नहीं करेगा रोटेट, राइट। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका प्लेन, पॉइंट, एक्सिस वो ये बताते हैं कि कैसे एक मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की वजह से ही एक मॉलिक्यूल आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है, कुछ किसी भी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में। एक मॉलिक्यूल है वो एक कायरल है, साथ ही साथ उसमें कुछ भी हो सकता है, एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे सिमेट्री था ना, ऐसे ही अब वहाँ पे 3 टाइप्स आ जाएगा, प्राइमरी टाइप्स के लाइक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री की बात करें, एक तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ 3 हो गए आपके, 3 टाइप्स हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो रहेगा वो एक मिरर प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन है, वो आपके मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल मिरर इमेज में डिवाइड कर देता है, आधा आधा बांट देता है। अगर प्रेजेंट है तो आपका, अगर ये हुआ हाफ में आया सिमेट्री, तो क्या होगा, वो एकायरल हो जाएगा, जैसे आपका मीजो टार्ट्रिक एसिड है। अब जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, एक पॉइंट है जहाँ पे मॉलिक्यूल की या कोई एटम मान के चलो वो आइडेंटिकल एटम है और आपका ऑपोजिट है डिस्टेंस में, दोनों ही एटम एक साइड से अपोजिटली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा। जैसे आपका मॉलिक्यूल है, अब वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ हुआ वहाँ पे आप क्या करोगे, एक आयरल कंपाउंड कहलाएगा वो। अब बेंजीन है, बेंजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है मिडिल ऑफ द रिंग में, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या, एक कायरल मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो आपका एक इमेजिनरी एक्सिस रहेगा मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो रोटेट करेगा 360 डिग्री पे, लेकिन वो दिखेगा सेम, ठीक है, लुक्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल आपका C2 एक्सिस है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो सेम रहेगा 180 डिग्री डायरेक्शन के बाद। जब वो 180 डिग्री डायरेक्शन या एंगल पे रोटेट करेगा, उस रोटेशन के बाद वो सेम ही रहेगा, उसका एक्सिस नहीं चेंज होगा। अब प्रेजेंस है किसी एक्सिस का, वो कंफर्म नहीं करता कायरलिटी को, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सिस कभी भी कायरलिटी को कंफर्मेशन नहीं देता या एक कायरलिटी को नहीं देता, बट कॉम्बिनेशन क्या करता है अदर एलिमेंट्स में, ये हेल्प आउट करेगा इस कॉम्बिनेशन से कि हाँ वो एसिमेट्री है या सिमेट्रिकल है भी या नहीं कंपाउंड, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू तो पता भी चल जाता है, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू नहीं पता चलता। अब रेलेवेंस क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, एक मॉलिक्यूल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो टिपिकली आप क्या कह सकते हो उसको कि वो एक आयरल है, बट आप उसको ये नहीं कह सकते कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे भी लगा हुआ है यहाँ पे। अब जो 9
प्लेन सिमेट्री है या नॉन प्लेन सिमेट्री है या नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। अब जब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब आप उसको कायरल बोल सकते हो कि हाँ ये कायरल कंपाउंड है आपका। अब चलो इन्होंने इतनी बड़ी बातें तो कर ली कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल की, अब थोड़ा सा कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कायरल मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल कायरल है जब वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कायरल मॉलिक्यूल की कोई सिमेट्री नहीं होती। क्या नहीं होता? सिमेट्री नहीं है, साथ ही साथ कोई मिरर इमेज नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी और वो रोटेट कर सकता है ऑप्टिकली एक्टिव में। ये कायरल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या आइडेंटिफाई करना है कि क्या है एग्जैक्टली आपका कायरल मॉलिक्यूल। अब जैसे ये आपका हैंड है, अब ये कुछ इस तरीके से है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ये सुपर इम्पोज नहीं है बट एक तरीके से मिरर इमेज है। अब फीचर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक कायरल सेंटर रहेगा, एक कार्बन है, उसके 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कायरल सेंटर है बट इनके जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर आपके कायरल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 2-ब्यूटेनॉल है तो वहाँ पे क्या होगा, आपके कार्बन के साथ ये डिफरेंट ग्रुप्स क्या हैं, अटैच्ड है। ठीक है। अब लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल ही अगर ले लिया जाए तो कार्बन एटम है, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो बात आएगी ही नहीं। अगर कायरलिटी के लिए टेस्ट करना है आप उसको सुपर इम्पोज करो मॉलिक्यूल को मिरर इमेज पे, बट वो मैच कभी भी नहीं करेंगे। क्या CH यहाँ पे जो लगा हुआ है सेम यही है, OH यहाँ है, अगर आप इनको ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रखोगे सेम नहीं होगा, क्योंकि ये CH इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, CH3 ये यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ है, H यहाँ आ जाएगा, तो ये नहीं होगा सेम। एक कायरल मॉलिक्यूल की अगर बात करें, एक आपका मॉलिक्यूल एक कायरल तभी होता है जब वो सुपर इम्पोज्ड है, अगर उसकी मिरर इमेज फॉर्म हुई है। अगर A है तो आप उसको ऐसे भी देखोगे वो ऐसा ही दिखेगा A, बट उसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ज़रूर होगा, आइदर वो प्लेन होगा, सेंटर हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, इसीलिए उसको ए कायरल बोला गया है मॉलिक्यूल को। और ए कायरल मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब फीचर्स क्या हो सकते हैं, मे और मे नॉट हैव कायरल सेंटर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वहाँ कायरल सेंटर की अगर बात करें तो। अब मीज़ो कंपाउंड है, मीज़ो कंपाउंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको एक कायरल मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम्पल की तरह लेना है, क्योंकि वहाँ कायरल सेंटर तो है बट साथ ही साथ वहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड हो जाता है आपस में, तो वहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल एक कायरल सेंटर भी फॉर्म हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लाइसिन है जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन कायरल फॉर्म करेंगे। वो आपका मीजो टार्टरिक एसिड है जहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एक कायरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री है, बीच में वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा था, तो वहाँ पे एक कायरलिटी फॉर्म हो रही थी मॉलिक्यूल की। अगर प्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, ठीक है, ये तो हमने कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूल्स ए कायरल और कायरल के बारे में, क्योंकि इतना हम पढ़ते आ रहे थे ऑप्टिकल में। तो प्रेजेंटेशन अगर हो रही है मॉलिक्यूल की तो एक वेज डैश 3D प्रोजेक्शन होता है। पर्पस ये है कि वो आपका एक्चुअल में 3D जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, मतलब ऐसे समझिए पहले के टाइम पे अगर 2D चल रहा था तो अभी के टाइम पे वो 3D के टाइप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए एक्चुअल में वहाँ पे वेज डैश 3D प्रोजेक्शन का मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। फीचर्स जैसे सॉलिड वेज है। अब ये क्या होता है, कभी कभी जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, आप आगे चल के मेडिसिनल केमिस्ट्री में, आपके केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ोगे कि कुछ कंपाउंड्स में कहीं पर सॉलिड वेज लगा हुआ है, आप कहीं पे आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे आप प्लेन पेपर स्क्रीन पे बनाते हो, अब यहाँ पे देखो ये सॉलिड वेज है तो वो आपके प्लेन के बाहर आ रहा है एक बॉन्ड, ठीक है, टूवर्ड्स यू, मतलब ऐसा समझिए तो 3D नहीं है एक तरीके से देखा जाए, इसको सोचिए ये यहाँ पे लगा हुआ है और वो आउट ऑफ द लाइक अगर देखा जाए प्लेन से बाहर आ रहा है, आपकी साइड है,
तो सॉलिड वेज है। अब डैश्ड वेज वो होता है या डैश लाइन वो होती है जो बॉन्ड आपके पीछे की साइड है, बिहाइंड। अब ऐसे कार्बन है तो एक ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये तो नॉर्मल 2D में हो गया। बट यहाँ से आपकी साइड निकला है, एक पीछे की साइड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट 3D प्रोजेक्शन के बेसिस पर डिफरेंट इन्होंने लाइन्स, बॉन्ड्स और ये सब वेजेस फॉर्म किए हैं, राइट। अब जैसे सॉलिड वेज है, ये आपकी साइड आ रहा है, और अगर आप डैश लाइन की बात करें इसकी, तो ये बैक साइड में है, ठीक है, बिहाइंड द प्लेन है आपके। तो ये वेज डैश 3D प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन में क्या हुआ था, अब आपके शुगर अमाइनो एसिड्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप क्या कंपेयर करोगे डेक्स्ट्रो और लिवो को, अगर कन्फिग्रेशन को कंपेयर करने बैठोगे, तब उसके टाइम पे हम फिशर प्रोजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने के लिए। अब रूल्स ये हैं, क्या कहते हैं कि वर्टिकल बॉन्ड जो है, वर्टिकल बॉन्ड आपका क्या जाएगा, प्लेन के पीछे जाता है, बिहाइंड द प्लेन, वो बैक साइड में ही होगा आपके। अब हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो होंगे वो आपकी साइड आएंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये तो क्या चला जाएगा, बिहाइंड द प्लेन जाएगा, और ये क्या जाएगा, आपकी आंखों की तरफ विजिबल रहेगा। तो इस तरीके से इनका प्रोजेक्शन होता है। ये समझने के लिए है कि अगर हमारे जो कंपाउंड्स हैं या हमारे जो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल आपके कुछ कंपाउंड्स पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल स्ट्रक्चर देखते हो, तो वहाँ पे ऐसे बॉन्ड सॉलिड वेज या डैश्ड वेज लाइंस दिखाई देंगी। तो उसका मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए है। अब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं आपके वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। अब इन दोनों में भी कन्वर्जन चला है कि भाई ठीक है, मुझे 3D प्रोजेक्शन में नहीं देखना, मुझे तो फिशर प्रोजेक्शन में दिखाओ। तो उसको भी कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको कायरल सेंटर को ढूंढना पड़ेगा कि हमारा एग्जैक्टली कायरल सेंटर है कौन सा। सेंट्रल कार्बन ही बॉन्ड करता है आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स को, तो हमें ये याद रखना है वही हमारा कायरल सेंटर है। फिर देन आप उसके बाद जाओगे कि मॉलिक्यूल करेक्टली ओरिएंटेशन में है या नहीं। आप ये मेक श्योर करोगे जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं फिशर प्रोजेक्शन में, वो ये दिखाएंगे कि जो ग्रुप्स आपके प्लेन से कमिंग आउट हैं, मतलब बाहर की साइड जो दिख रहे हैं, जैसे आपके सॉलिड था, सॉलिड वेज, या आपका डैश्ड लाइंस थी, वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में फिशर प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप्स को। वर्टिकल बॉन्ड की अगर बात करें तो वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वो गोइंग इनटू द प्लेन, या डैशेस, या बिहाइंड द प्लेन, पीछे की बात करें कि बिहाइंड द प्लेन वो किस तरीके से जाएंगे। फिर रीअरेंज किया जाएगा मॉलिक्यूल को, क्योंकि रोटेट करना है ना, ठीक है। वेज डैश को रोटेट किया जाएगा, तो जो 2 ग्रुप होंगे वेजेस पर, वो लेफ्ट एंड राइट हॉरिजॉन्टल में मान के चलिए, आपके लेफ्ट एंड राइट में आ जाएंगे इस तरीके से, और जो 2 ग्रुप्स हैं डैशेस, वो आपके टॉप एंड बॉटम में आ जाएंगे, राइट। अब वर्टिकल लाइंस जो हैं आपकी, वो बॉन्ड बनेगा प्लेन के पीछे, गोइंग इनटू द प्लेन, बैक साइड। हॉरिजॉन्टल लाइन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की साइड। अब ऐसे समझ लीजिए, ये 3 तरीके से, ये बैक साइड चला, टॉप एंड बॉटम वर्टिकल में हो जाएगा आपका, लेफ्ट एंड राइट जो हो जाएगा वो आपकी वेजेस हो जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन में। अब बात करते हैं डीएल सिस्टम की। नॉमेनक्लेचर में अगर देखा जाए फिशर नॉमेनक्लेचर में, तो एग्जैक्टली डीएल सिस्टम है क्या, ठीक है। एक बहुत पुराने टाइम पे अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी भी कायरल मॉलिक्यूल का, तो उस टाइम पे डीएल सिस्टम को यूज़ किया जाता था। स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली हम शुगर और अमाइनो एसिड के लिए उसको यूज़ करते थे। अब ये बेस किस पे करता है, आपका मॉलिक्यूल की जो है, आपका मॉलिक्यूल है उसकी सिमिलैरिटी कितनी है ग्लिसरल्डिहाइड से। अगर सिंपलेस्ट कायरल मॉलिक्यूल है तो अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया जाता था, रेफरेंस के टाइम पे ग्लिसरल्डिहाइड को लिया जाता था। अब जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, वहाँ पे 1 कायरल सेंटर है, वहाँ पे 2 एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स में, ये 2 एनेंटियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एनेंटियोमेरिक में हमने डी एंड एल की बात की थी, डेक्स्ट्रो लिवो। अब डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो जो OH ग्रुप है कायरल कार्बन पे वो राइट साइड में रहेगा, बट एल में क्या होगा, वो OH ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यही चीज़ हमको नोटिस करनी है कि डी एंड एल में वो थोड़ा सा आपका राइट साइड मेरा लेफ्ट साइड हो सकता है, उसका लेफ्ट साइड आपका राइट साइड हो सकता है। तो यही चीज़ है, डी आपका राइट साइड है और एल आपका
आपका लेफ्ट साइड है अगर फिशर प्रोजेक्शन में इसको देखा जाए। वर्टिकल लाइंस जो हैं वो प्लेन्स में रहेगी, आपसे दूसरी साइड रहेगा। वर्टिकल लाइंस ऊपर नीचे की बात की थी, टॉप बॉटम की। अब वर्टिकल लाइंस आपका लेफ्ट राइट भी हो सकता है। प्लेन से जो बाहर आ रहा है अगर उसको फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से हम अज्यूम करें तो अगर आपको डीएल, डी और एल को असाइन करना है, सबसे पहले तो आप मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन में बनाओगे। फिशर प्रोजेक्शन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डीएल सिस्टम का नॉमेनक्लेचर फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले आपको फिशर प्रोजेक्शन आना चाहिए। आप ड्रॉ करोगे फिशर प्रोजेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल को, वर्टिकल बॉन्ड जो बैक में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वो बाहर की साइड आते हैं। फिर वहाँ पे अपने कायरल सेंटर को लोकेट करोगे कार्बोनिल ग्रुप से अलग बहुत दूर, और आपका जो अल्फा कार्बन है अमाइनो एसिड से उससे भी। अगर आपका वहाँ पे OH है वो आपका राइट साइड में आया। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ राइट साइड में OH ग्रुप है तो मतलब ये डेक्स्ट्रो डी है, डी फॉर्म है, नॉट डेक्स्ट्रो, डी फॉर्म है। अगर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप आया है तो ये L फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से आप D एंड L को असाइन करोगे। वही लेफ्ट एंड राइट की सिचुएशन है, राइट में आपका D है, लेफ्ट में आपका क्या है, L फॉर्म, राइट। ये हो गया, आपको नॉमेनक्लेचर आ गया D एंड L सिस्टम का। अब ये ऑप्टिकली रोटेशन नहीं कर सकते, ऑप्टिकल रोटेशन से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू देम। डी कंपाउंड कैन बी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइकवाइज फॉर एल। ठीक है, एल फॉर्म के लिए भी डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है। अब यहाँ पे राइट साइड में आपका OH ग्रुप लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे डी होगा। लेफ्ट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आप क्या बोलोगे, आपका एल है, एल फॉर्म है। अब यहाँ पे कायरल सेंटर हमें पता चल गया, यहाँ कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कायरल सेंटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एल फॉर्म में है या डी फॉर्म में है। ठीक है, राइट। इस तरीके से आप उसको ईजिली नेम कर सकते हो। अब सीक्वेंस रूल्स हैं, कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग रूल्स है, तो इस रूल में ये असाइन किया जाता है कि क्या प्रायोरिटीज है ग्रुप की कायरल सेंटर्स के हिसाब से। फिर वहाँ पे आपका RS कन्फिग्रेशन किया जाता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत सारी चीज़ें। अभी DL फॉर्म हमने सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर देखा था, अब यहाँ पे RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ सीक्वेंस रूल के हिसाब से प्रायोरिटी पे जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कैसे होगा, अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी भी हायर रहेगी, ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन कंपाउंड्स को देखो, इनकी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इनको प्रायोरिटाइज किया गया है। अगर आपके दो कंपाउंड डायरेक्टली एक साथ सेम उस पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंस तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि वो जो एटम्स अटैच हुए वो अलग अलग ना हो। अब फिर उसके सीक्वेंस क्या होगा, आपके जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको मल्टीपल सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, उसको एज बीइंग बॉन्डेड टू, उसको बॉन्ड कर दिया जाएगा दो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सिंगल दो, फॉर एग्जाम्पल आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, टू सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के हिसाब से। तो ये सीक्वेंस रूल है। अब RS सिस्टम की बात करें तो वो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन देता है किसी भी कायरल सेंटर को, क्योंकि हमें वहाँ पे सीक्वेंस रूलिंग करनी है। अब कुछ स्टेप्स हम असाइन करेंगे किस तरीके से हम R एंड S को RS सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले LDL में भी और RS में भी आपको कायरल सेंटर को फाइंड आउट करना है। आप देखोगे कायरल सेंटर क्या है, फिर आप उनको प्रायोरिटाइज करोगे, प्रायोरिटी पे असाइन करोगे 1 to 4 ग्रुप्स जो आपके कायरल सेंटर पर अटैच्ड हैं उस सीक्वेंस रूल के हिसाब से। फिर आप ओरिएंट करोगे मॉलिक्यूल को, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर या प्रायोरिटी के बेसिस पर ही RS सिस्टम को यूज किया जाता है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी पे जो है ग्रुप आपका 4, वो आपका उसको आप क्या करोगे, बिहाइंड द प्लेन रखोगे, बैक साइड ऑफ द प्लेन, कि उसकी प्रायोरिटी कम है उसको पीछे छोड़ दो, इस तरीके से अवे फ्रॉम यू। ऑब्जर्व द सीक्वेंस, उसके बाद आप जो सीक्वेंस फॉर्म करोगे 1 2 3। अब इफ सीक्वेंस गोज क्लॉकवाइज, आपका सीक्वेंस अगर क्लॉकवाइज गया तो रेक्टस R सिस्टम में जाएगा। अगर आपका सीक्वेंस काउंटर क्लॉकवाइज गया तो उसका सीक्वेंस S सिनिस्टर में जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपका 2 ब्यूटेनॉल है,
ठीक है, कायरल कार्बन है इसमें, सेकंड कार्बन। अब ग्रुप्स क्या फॉर्म होंगे, सबसे पहले आप असाइन करोगे जो बॉन्ड अटैच्ड है आपके कार्बन से, आपको कायरल कार्बन मिल गए। कायरल कार्बन के बाद आप उसको असाइन करोगे प्रायोरिटीज पे। अब आपको ये देखना है कि जो H है वो बैक साइड होना चाहिए, बैक मेक श्योर करो कि H जो है वो बैक में रहे, क्योंकि क्यों है, अब आपको सीक्वेंस बनाना है। RS सिस्टम के हिसाब से सीक्वेंस बनाओगे तो इफ सीक्वेंस इज 1 2 3 होगा तो वो क्लॉकवाइज है, अगर सीक्वेंस काउंटर क्लॉकवाइज आया तो वो आपका S सिस्टम है। इस तरीके से आपका RS सिस्टम वर्क करेगा। यहाँ पे DL सिस्टम की तरह नहीं है, RS सिस्टम आपका यूनिवर्सल है, ये यूज होगा ही होगा, आपके किसी भी कंपाउंड पे यूज हो सकता है, ना कि सिर्फ शुगर या अमाइनो एसिड पे, क्योंकि वहां पे उन्होंने DL सिस्टम को बोला था कि इसको सबसे पहले या इसको जस्ट नॉर्मली असाइन किया गया शुगर पे या अमाइनो एसिड पे, बट RS सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसको यूनिवर्सली यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड तो करेगा नहीं DL से, तो उसमें डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। अब RS आपका एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन देगा, DL आपका कन्फिग्रेशन बेस करता है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड को यहाँ पे एज अ DL सिस्टम में हमने पढ़ा था कि रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन भी देगा। अब अगर कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका रिएक्शंस देखी जाए तो किस तरीके से होगी। अब रिएक्शन में आपके कायरल मॉलिक्यूल है, वो सारे के सारे कायरल मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इन्फ्लुएंस होती है, ऊपर नीचे उसमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट आउटकम देखने को मिलते हैं। सिर्फ किसकी वजह से, एक कायरल मॉलिक्यूल की वजह से, एक कायरल नहीं, कायरल मॉलिक्यूल की वजह से, उसकी कायरलिटी के बेसिस पर आउटकम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रेसमाइजेशन है तो वहाँ पे एक सिंगल एनेंशियोमर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक आपके इक्वल मिक्सचर के 2 एनेंशियोमर्स में, बोथ एनेंशियोमर्स जो रेसिमिक मिक्सचर है। अब रेसिमिक मिक्सचर जो है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इफेक्ट जो हो रहा था 2 एनेंशियोमर पे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, वो कट ऑफ कर देंगे, ठीक है, कैंसिल। एग्जाम्पल, आप अगर लैक्टिक एसिड को हीट करोगे तो क्या करेगा, वो रेसिमाइजेशन कॉज करता है। अब रिजोल्यूशन की बात करें, रिजोल्यूशन में ये होता है वहाँ पे सेपरेशन अलग हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर का सेपरेशन हो जाएगा किसी भी इनेंशियोमर्स में, इंडिविजुअल इनेंशियोमर्स में। अब यूजुअली क्या किया जाता है, यहाँ पे कायरल रिजॉल्विंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो, अगर आपको रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना है एक इनेंशियोमर्स में, इंडिविजुअल इनेंशियोमर्स में। अब रिएक्शन कायरल मॉलिक्यूल्स का कायरल रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो कायरल रिएजेंट्स आपके कायरल मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वहाँ पे डायस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट बन सकता है। अब डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी और डिफरेंट होने की वजह से ही वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन अगर किया तो वहाँ रिएक्शन जब हो रही है तो एक स्टीरियो आइसोमर्स है वो क्या करेगा, एक प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंशियल रहेंगे एक के ऊपर दूसरे कि भाई ठीक है इसको प्रेफरेंस मिला, इसका इस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन होता है, उसे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। अब उसमें आपका या तो एक इनेंशियोमर को प्रेफर किया जा सकता है या एक डायस्टीरियोमर को प्रेफर किया जा सकता है। जिससे हाइड्रोजनेशन है किसी भी कायरल एल्कीन का तो वहाँ पे आपको कायरल कैटलिस्ट को यूज करना पड़ेगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसमें SN2 रिएक्शन है। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक में क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बैक साइड होता है, फिर वो इन्वर्जन कॉज करता है कॉन्फ़िगरेशन का कायरल सेंटर पर आकर, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है आपको SN2 रिएक्शन तो फिर से वापस जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पिछली क्लासेस में, तो SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शन, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सारी रिएक्शंस एक बार रिवाइज कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपका रिएक्शन अगर हुआ है 2-ब्रोमोब्यूटेन से तो वहां पे OH क्या देगा आपका 2-ब्यूटेनॉल। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं, वहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं होगा। अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे, देखा जाए तो SN1 रिएक्शंस जो है, ऑल्दो रेसिमाइजेशन ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वहाँ पे प्लेनर इंटरमीडिएट है, क्या फॉर्म होगा वहाँ पे, प्लेनर इंटरमीडिएट की वजह से ही रेसिमाइजेशन कॉमन हो जाता है। अब चलो रेसिमिक मॉडिफिकेशन है, जैसे रेसिमाइजेशन की हमने बात की,
एक रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम रेसिमेट भी बोलते हैं, तो उसमें 1:1 मिक्सचर होता है 2 इनेंशियोमर्स का। अब इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स के पास क्या होगा, आपका कायरल कंपाउंड भी होगा, तो उसमें एक डेक्स्ट्रो रहेगा, एक लीवो रहेगा। वहाँ पे जो ऑप्टिकल रोटेशंस हो रही हैं वो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो जो आपका मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो रेसिमिक मिक्सचर है वह 1:1 मिक्सचर होगा 2 इनेंशियोमर्स का कायरल कंपाउंड का। अब रेसिमिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या आप ऐसा समझिए कोई भी इनेंशियोमर है, तो क्या होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा रेसिमिक मिक्सचर में। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर में 1:1 का 2 इनेंशियोमर्स को हाफ कर देता है या उसका एक रेशियो बना देता है। अब कैसे होगा, जब हीट, या तो उस कंपाउंड को, इनेंशियोमर्स को हीट किया जाए, एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करें, लाइट या कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमाइजेशन इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, या तो इसमें प्लानर की फॉर्मेशन होगी या एक कायरल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें 2 इनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, आपका लीवो भी हो सकता है, और क्या फॉर्म करेगा, आपका एक रेसिमिक मिक्सचर को फॉर्म करेगा जिसमें डेक्स्ट्रो लीवो का इक्वल अमाउंट रहेगा, क्योंकि हमने 50-50 1:1 की बात की थी ना, इसीलिए। अगर रिजोल्यूशन है आके रेसिमिक मिक्सचर का कि इनेंशियोमर है, उसकी आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हमें पता है, हमने पढ़ के आए हैं कि इनेंशियोमर्स के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल फॉर्म में, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम, सॉल्युबिलिटी भी, सब कुछ एक जैसा रहता है, बट आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इनेंशियोमर्स को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको एक स्पेशल टेक्निक को यूज करना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, कि उनके बीच का जो भी मैटर हुआ है उनको रिजोल्व कराया जा सके किसी स्पेशल टेक्निक के थ्रू। नॉर्मल मेथड से नहीं करा सकते। अब रिजोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 इनेंशियोमर्स को सेपरेट किया जाता है रेसिमिक मिक्सचर में, जिससे कि आपके पास एक इंडिविजुअल अलग अलग एक ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म आ सके। अब जैसे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में मैकेनिकल सेपरेशन है, मैकेनिकल सेपरेशन वो सिर्फ आपके क्रिस्टलाइन इनेंशियोमर्स पे काम करेगा, जहां पे क्रिस्टल शेप्स अलग अलग फॉर्म हुए हैं, डिस्टिंक्ट क्रिस्टल शेप्स बने हों। अब क्रिस्टल्स जो हो सकते हैं वो डिफरेंट इनेंशियोमर्स के कभी कभी मैनुअली भी सेपरेट किए जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के, कि माइक्रोस्कोप में देखा और आपने उन क्रिस्टल्स को, इनेंशियोमर्स को सेपरेट आउट कर दिया मैनुअली। बट मैकेनिकल सेपरेशन को बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना फीसिबल नहीं है। अब केमिकल रिजोल्यूशन जो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं, केमिकल रिजोल्यूशन में आप रिएक्ट करोगे रेसिमिक मिक्सचर को कायरल रिजोल्विंग एजेंट। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कभी भी कोई केमिकल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल रिजोल्यूशन, वहाँ पे कायरल रिजोल्विंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे डाइस्टीरियोमेरिक सॉल्ट या कंपाउंड बन सकता है, जहाँ पे उनकी कोई भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आप इजीली उनको सेपरेट कर सकते हो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू या फिर किसी भी फिजिकल मींस के थ्रू। सेपरेशन के बाद आप कायरल एजेंट को रिमूव करो, जिससे कि आपको एक प्रॉपर प्योर इनेंशियोमर वापस से मिल सके। ये केमिकल रिएजेंट हमें तब तक यूज करना है जब तक कि हमारे पास सेपरेशन हो गया, आप उसको रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद आपको प्योर फॉर्म में इनेंशियोमर मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रेसिमिक मिक्सचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, आप उसको कायरल बेस के साथ, जैसे क्यूनाइन है, उसके साथ रिएक्ट कराओगे, तो रिएक्ट करने के बाद आपका एक डाइस्टीरियोमेरिक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर पूरा मेथड जो सबसे कॉमनली यूज मेथड है वो हमारा केमिकल रिजोल्यूशन है। अगर बायोकेमिकल रिजोल्यूशन की बात करें तो उसमें जो एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो सेलेक्टिवली रिएक्ट करता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आपके कंपाउंड या इनेंशियोमर से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ईस्ट फर्मेंट करता है एक इनेंशियोमर को और किसके, रेसिमिक अल्कोहल में। बस बायोकेमिकल रिजोल्यूशन में याद रखो, मैकेनिकल में तो मैनुअली देखा जाएगा उस चीज़ को, केमिकल में केमिकल्स कोई एजेंट को यूज़ कर सकते हैं, बायोकेमिकल में किसी एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर क्रोमैटोग्राफिक हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब कायरल क्रोमैटोग्राफी कॉलम को यूज़ किया गया। इनेंशियोमर क्या करेगा, आपको एक डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करता है क्योंकि उसका किसी स्टेशनरी फेज कायरल के साथ क्या हुआ है, रिएक्ट होने के बाद सबसे पहले निकलेगा, स्पीड पे बेस करता है कि सबसे पहले कौन आउट आएगा। तो आपका क्या होगा, वो इनेंशियोमर अलग हो जाएगा, ए इनेंशियोमर भी स्पीड के बेसिस पर उनको अलग कर दिया जाएगा।
लाइक इंट्रैक्शन होने के बाद। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में या इंडस्ट्री में यही यूज़ किया जाता है आपका क्रोमैटोग्राफिक रिजोल्यूशन। फिर आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस है या कायरल सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमारा पता है एक केमिकल रिएक्शन है जो क्या बनाएगा, आपका कायरल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एसिमेट्री में याद रखो क्योंकि सिमेट्री में तो ये कायरल हो जाता है, बट अगर एसिमेट्री है तो वहाँ पे वो कायरल प्रोडक्ट बनाएगा जो आपके किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर को फॉलो करेगा ही करेगा ओवर दी अदर। ठीक है, दूसरे के इनेंशियोमर को कर सकता है, डाइस्टीरियोमर्स को कर सकता है। एसेंशियली मेनली हम इसको ड्रग की सिंथेसिस में यूज़ करते हैं जहाँ इनेंशियोमर की बायोलॉजिकल इफेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे कायरल सिंथेसिस को फॉलो करते हैं। अब दो तरीके से अगर देखा जाए, पार्शियल एसिमेट्रिक या एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस में जो इनेंशियो सेलेक्टिव या डायस्टीरियो सेलेक्टिव है वहाँ पे वो दोनों इनेंशियोमर्स जिसमें एक का ज़्यादा अमाउंट रहेगा, लेकिन करता दोनों ही इनेंशियोमर को है, एक को ज़्यादा अमाउंट में करता है, एक को कम में। अगर आपको इनेंशियोमेरिक एक्सिस को फाइंड आउट करना है तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी वैल्यूज़ आपके पास है उनको R&S में पुट कर दो। अब यहाँ पे कैसे अचीव किया जाएगा पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस को? कायरल कैटलिस्ट को यूज़ करके, ऑक्सिलरीज को यूज़ करके या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिएजेंट को यूज़ करके हमारे पास पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस मिल सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजनेशन हुआ है किसी भी प्रो कायरल एल्कीन का जहाँ पे आपने कायरल RH कैटलिस्ट को यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा आपको इनेंशियोमर्स मिल सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ ये एक स्टीरियो आइसोमर बनाता है जो 100% स्टीरियो कंट्रोल में रहेगा। अब ये कैसे होगा, वहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कायरल इन्फ्लुएंस को यूज़ करना पड़ेगा, या वो कायरल कैटलिस्ट हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, या कायरल लाइगेंड्स हो सकता है। इनमें से किसी को यूज़ करके वहाँ पे क्या अचीव कर सकते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कायरल इन्फ्लुएंस अचीव कर सकते हो। आप एक स्टीरियो आइसोमर्स अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कायरल इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई शार्पलेस इपोऑक्सीडेशन है तो वो क्या देगा, एक सिंगल इनेंशियोमर देगा इपॉक्साइड का। अगर CBS रिडक्शन है तो वो क्या करेगा, कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है जहाँ पे उसकी इनेंशियो सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कायरल सिंथेसिस हो सकता है, और हो सकता है क्या होता है इन 2 टाइप्स की हेल्प से। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।